अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर द कैंसर, इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस सेंटर की स्थापना की। पूरे कैंसर के सारवार दरमियान कैंसर के मरीजों का साथ निभाया जाए, चाहे वो मृत्यु की ओर भी जा रहे हैं तब भी उनका साथ न छोड़ा जाए। इंडिया का सेकंड हॉस्पिस है, गुजरात का फर्स्ट हॉस्पिस है। तो हमारे हेल्थ चेकअप के जो पैकेजेस है वो बहुत ही किफ़ायती दामों के, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। ये हॉस्पिस की सेवा है पैलिएटिव केयर की, जिसमें एडवांस स्टेज के मरीजों को एडमिट करके जीवन भर रखा जाता है और उनको पैलिएटिव केयर या की राहतदायी सारवार दी जाती है। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। सफल स्टोरीज तो काफ़ी ज़्यादा है, 400 महिलाओं के करीब। हॉस्पिस का उद्देश्य ये है कि जितनी जिंदगी बची है उसको जीनी है। उनकी निगरानी में खाना बनाया गया, सिरो सब्जी वगैरह सब, और सब पेशेंटों ने ये गार्डन में बैठ के साथ में खाया। दिस इज लाइक एडिंग डेज टू देयर लाइफ। फिर उनको इतना अच्छा लगा ये सेंटर कि उनके लिए रिसोर्ट बन गया। दिस सेंटर हैज ग्रोन अप फ्रॉम कैंसर हॉस्पिस टू द कैंसर एंड नॉन कैंसर पेशेंट हॉस्पिस। उनको पैसे भी खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए हमने स्पेशल रूम की सुविधाएं उपलब्ध की है। हमारे पास एक वॉलंटियर की ट्रेनिंग के कोर्स भी है फॉर पैलिएटिव केयर। सबको ये लगता है कि कैंसर का कैसे होता है अभी तक जाना नहीं गया है, इस पे रिसर्च नहीं हुआ है और कैसे होता है कोई नहीं जानता। लेकिन ये मिथ है, हमने जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना सीखा है। ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जीवन के साथ साथ उसके कई स्टेज है, कई अप्स एंड डाउन है, लेकिन मृत्यु भी एक वास्तविकता है। गुजरात कैंसर सोसाइटी का उद्देश्य है, दिस इज द प्रायोरिटी। इस वक्त हम द गुजरात कैंसर सोसाइटी द्वारा संचालित लायन भरत क्षत्रिय कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी सेंटर में मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जो पिछले 3.5 दशकों से हजारों परिवारों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि करुणा और सम्मान की जगह है, जहां हर मरीज व उसके परिवार को प्यार से गले लगाया जाता है और उसकी कहानी को अटूट समर्थन मिलता है। ये जो दीवारें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन दीवारों के पीछे एक मिशन है जो कैंसर के इलाज से कहीं आगे जाता है। ये उम्मीद को वापस लाता है, जीवन को सशक्त बनाता है और हम सभी को ये याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों के सामने भी हम कभी अकेले नहीं होते। आज हमें डॉक्टर गीता जोशी से बात करने का सौभाग्य मिला है। आप लायन भरत क्षत्रिय कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी सेंटर की सीईओ हैं। गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूशन GCRI में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर भी आप रह चुकी हैं। आपने मरीजों की हिम्मत, देखभाल करने वालों की मेहनत और ऑन्कोलॉजी सेंटर की बदलती ताकत को करीब से देखा है। आपके काम के माध्यम से केंद्र ने न सिर्फ जिंदगियां बचाई हैं बल्कि ये भी साबित किया है कि कैंसर से लड़ाई गरिमा, ताकत और प्यार के साथ लड़ी जा सकती है। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर, इंस्पिरेशनल जर्नी में कदम रखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये केंद्र आज भी कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है। और दिल को छू लेने वाली इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप के इस इंटरव्यू सीरीज में मैं जावेद कुरैशी आप तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस नमस्कार। मेरा पहला ही क्वेश्चन ये होगा आपसे कि आप पहले अपना एक परिचय करा दीजिए, साथ ही ये भी बताइएगा कि इस केंद्र से COC जो हमारा है कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी सेंटर, इसके साथ आप कैसे जुड़ी, उसके पीछे का जो एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फैक्टर क्या रहा, ये 2 चीज़ें आप हमारे सामने रख दीजिए। मैं डॉक्टर गीता जोशी, बेसिकली मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और कैंसर हॉस्पिटल में GCRI में मेरे करियर की शुरुआत हुई एनेस्थेशिया विभाग से।
सो जब कैंसर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कैंसर के मरीजों का दुख दूर करना, दुखावा, पेन मैनेजमेंट भी हमारी जिम्मेवारी रहा एज ए एनेस्थेटिस्ट। सो धीरे धीरे ये पेन मैनेजमेंट में मैंने स्पेशलाइजेशन किया और उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं एक नया विभाग शुरू करूं, पैलिएटिव केयर। उसका मतलब है राहतदायी सारवार या तो प्रशामक उपचार, जो कैंसर के मरीजों की हर एक समस्या को, फिजिकल, साइकोसोशल, स्पिरिचुअल, हर एक समस्या को लेकर कैंसर के मरीजों को सारवार करती है। इस स्पेशलिटी का मैंने अलग विभाग शुरू किया 2010 में और ये सेंटर 1988 से कार्यरत तो था ही, तो ये सेंटर भी उस विभाग के अंदर आ गया। सो इस तरह इसके सेंटर से मैं जुड़ी रही। फिर मुझे मौका मिला कि मैं GCRI में डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज संभालूं और 5 साल मैंने उसमें सेवाएं दी। और ये जो स्पेशलिटी है पैलिएटिव मेडिसिन, वो पूरे गुजरात में हर एक सेंटर में शुरू हो, ये सब कार्य मैंने हाथ में लिया। 2017 में रिटायर होके फिर मैंने इस सेंटर को ही अपना कार्यक्षेत्र बना दिया और यहाँ मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यरत हूँ। बहुत ही एक डाइवर्स एक्सपीरियंस आपका रहा है मेडिकल फील्ड में। ये जो केंद्र है जिसके साथ आप जुड़ी, आपका पैलिएटिव केयर में आप बहुत इंटरेस्टेड थी, फिर आप इस केंद्र से जुड़ी। ये केंद्र जब स्थापित हुआ उस वक्त इसका उद्देश्य और मिशन क्या था, तो उसको थोड़ा एलोबरेट करके बहुत डिटेल में आप बताएं हमारे सामने, हमारे दर्शकों को। और साथ ही ये कि इस केंद्र की यूनिकनेस क्या है। गुजरात में बहुत सारे कैंसर केंद्र और यूनिट्स और जो हमारे क्लिनिक्स चलते हैं अलग अलग यूनिट्स, तो उन यूनिट से ये केंद्र किस तरह डिफरेंट है, यूनिक है, उसके बारे में अच्छा। आप जानते होंगे कि गुजरात कैंसर सोसाइटी एक NGO है जो कैंसर के मरीजों के लिए कार्यरत है। उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो सबसे पहले उन्होंने MP शाह कैंसर हॉस्पिटल, जो आज GCRI के नाम से जानी जाती है, उसकी स्थापना की। उसके बाद ट्रस्टी को लगा कि इसके साथ हमें कम्युनिटी में जाके काम करना चाहिए। तब तो कैंसर के बारे में इतनी जागृति भी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि कम्युनिटी के लोगों के बीच में पहले तो कैंसर के बारे में जागृति हो, कैंसर का जल्दी से जल्दी निदान हो, अर्ली डिटेक्शन। सो अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर द कैंसर। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस सेंटर की स्थापना की। उसके साथ ये भी था कि कई कैंसर के मरीज जिनका कैंसर ठीक होना संभव नहीं है और काफ़ी आगे फैल चुका है, तो फिर उन मरीजों के लिए भी सेवा केंद्र शुरू किया जाए। ये तीनों उद्देश्य को लेकर एक इस केंद्र की स्थापना हुई 1988 में। सो तब से लेकर अब तक इसी उद्देश्य के साथ कि समाज में, कम्युनिटी में कैंसर की जागृति हो, कैंसर का जल्दी निदान हो और पूरे कैंसर के सारवार दरमियान कैंसर के मरीजों का साथ निभाया जाए। चाहे वो मृत्यु की ओर भी जा रहे हैं तब भी उनका साथ न छोड़ा जाए। सो इस तरह की जो भावना है विच इज़ वेरी यूनिक अबाउट दिस सेंटर, ऐसे ही भावना, इस तरह का उद्देश्य और इस तरह का लक्ष्य और किसी सेंटर में हमने नहीं देखा है। और इसके ये जो कैंसर अवेयरनेस के लिए जो इस सेंटर की 2 खासियत ये है। सबसे पहले तो कैंसर जागृति के बारे में जो यहाँ प्रदर्शनी बनाई गई वो 1996 से बनाई गई। वो पूरे एशिया में सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, स्थायी प्रदर्शनी। अबाउट 120 पैनल्स है, बड़ी बड़ी पैनल्स जो 10 कमरों में विभाजित है और उसमें कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी गई। दूसरी खासियत ये है कि ये जो यहाँ कैंसर के एडवांस स्टेज के मरीजों के लिए बेड्स बनाए गए, कॉटेजेस बनाई गई, वो उसको हॉस्पिस कहा जाता है। हॉस्पिस मीन्स एक वन टाइप ऑफ विश्राम गृह और शुश्रूषा आश्रम। वो पूरे इंडिया का ये 2nd हॉस्पिस है। 1988 में बना, 1987 में मुंबई में पहला बना और 1988 में हमारे यहाँ पर। सो ये 2 खासियत की वजह से ये सेंटर काफ़ी यूनिक है। मैडम, ये
ये बात हमें मिलती है, मैंने आपकी रिपोर्ट से देखी तो पता चला कि ये जो केंद्र है इसको लेट श्री राजेंद्र भाई द्वारकादास जी ठाकुर जी ने अपने बहुत ही जनरस फंड से इसकी स्टार्टिंग की। पहला योगदान होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इनिशिएटिव को करने के लिए। तो उसकी स्थापना की कहानी क्या है, वो जो इस केंद्र के पीछे वो कहानी के बारे में, स्टोरीज क्या है वो बताइए अगर कुछ हो उसमें तो। और साथ ये भी कि उसके बाद जो डेवलपमेंट्स आए हैं उसके बारे में कुछ बात रखें। राजेंद्र भाई ठाकुर इस जमीन के मालिक थे, वो अकेले पर्सन थे और उनका बहुत विश्वास था कि मैं समाज को कुछ योगदान करूं। तो उन्होंने इस कंडीशन से जमीन गुजरात कैंसर सोसाइटी को दी कि इसका उपयोग कैंसर के मरीजों के लिए किया जाए और हॉस्पिस प्रस्थापित करने के लिए किया जाए। सो उस जमाने में सम 1984 और 85 में इस कंसेप्ट को लेकर उन्हें जो योगदान दिया उसकी वजह से आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास ये हॉस्पिस है जो इंडिया का सेकंड हॉस्पिस है, गुजरात का फर्स्ट हॉस्पिस है और इस तरह लेकर पहले हॉस्पिस की स्थापना की गई। उसके साथ साथ हमारा ये कैंसर डिटेक्शन सेंटर एंड कैंसर अवेयरनेस सेंटर शुरू किया गया। सो ये सब कुछ साथ में हुआ। 1988 में हॉस्पिस की स्थापना की गई और उसके बाद अर्ली 90s में ये कैंसर अवेयरनेस और कैंसर एग्जीबिशन वगैरह शुरू हुआ। उस टाइम बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट के साथ हमारे लेट श्री राजेंद्र भाई द्वारकादास जी ने इस पूरे केंद्र को शुरू करने की एक पहल की और आज ये केंद्र आपने बताया कि पूरे इंडिया में एक बहुत ही एक यूनिक पहचान रखता है। नेक्स्ट मैडम, केंद्र जो है वो बेसिक हेल्थ चेकअप प्लान से लेकर पैलिएटिव केयर तक की बहुत सारी सेवाएं केंद्र देता है। तो उन सेवाओं के जो बेसिक सेवाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं जो केंद्र में इस वक्त अभी चल रही हैं, उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप कराइए और वो कैसे कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, खासकर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए वो कैसे बेनिफिट है, फायदेमंद है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। स्वास्थ्य जांच की शुरुआत की हमने करीब अर्ली 90s में। तब समाज में ये था नहीं कि हेल्थ चेकअप किया जाए जी, और वो भी हर एक साल हेल्थ चेकअप में कैंसर के इन्वेस्टिगेशन, कैंसर के रिपोर्ट को जोड़ा जाए, ये ख्याल बिल्कुल नहीं था। सो उस जमाने में ये बहुत ही यूनिक आइडिया था कि लोगों को हर साल बॉडी चेकअप या हेल्थ चेकअप के लिए प्रेरित करें और उस बॉडी चेकअप का फोकस ये रहे कि कैंसर का निदान हो। सो उस निदान के लिए कैंसर संबंधित जांच इसमें शामिल हो, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए जिनमें स्तन कैंसर और गर्भाशय का मुख का कैंसर बहुत कॉमन है, उसकी जांच संभावित है। सो इसलिए उसकी जांच के जो टेस्ट है, मेमोग्राफी एंड पेप टेस्ट, ये बॉडी चेकअप के प्लान में इंक्लूड किए गए। पुरुषों में जैसे गुटखा वगैरह खाने की व्यसन वगैरह ज्यादा होता है तो उनके मुंह की जांच किया जाए ये हेल्थ चेकअप के साथ साथ। तो अगर कैंसर की शुरुआत हो या कैंसर के पहले के कोई लक्षण दिखाई दिए तो हम तुरंत ही पर्सन को हम बता सकते हैं कि ऐसा है और आपको आगे जांच करने की ज़रूरत है। सो ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ इसकी शुरुआत हुई। स्वास्थ्य संबंधी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले तो जो स्वस्थ है मनुष्य वो स्वस्थ रहे जी, उसके लिए जो हमने स्वास्थ्य परीक्षण की शुरुआत की, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसमें हर एक जात के टेस्ट यहाँ किए जाते हैं। धीरे धीरे हमें लगा कि सिर्फ कैंसर नहीं, लेकिन हृदय रोग, डायबिटीज वगैरह सबको भी लेकर इसमें हम जांच में करें, तो हमने वो टेस्ट भी इंक्लूड किए। तो आज यहाँ जो संपूर्ण स्वास्थ्य चिकित्सा या स्वास्थ्य तपास होती है उसमें हर एक जात के टेस्ट इंक्लूड है, लेकिन फोकस हमारा कैंसर पे है कि कैंसर की हर एक महिलाओं की मेमोग्राफी की जाए, पेप टेस्ट किए जाए, भाइयों को सोनोग्राफी, एक्सरे, मुंह की तपास, प्रोस्टेट का टेस्ट वगैरह सब किया जाए। फिर आया आयुष्मान भारत का
प्रवेश हुआ स्वास्थ्य यस। हेल्थ केयर में, सो हमें भी लगा कि हमें आयुष्मान की सेवाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा गरीब लोगों को तक हम हमारी सेवाएं आगे बढ़ा पाए। इसलिए जिस सेवाओं को हम यहाँ उपलब्ध कर सकते थे आयुष्मान भारत में, वो सेवाएं भी हमने शुरू की, जैसे डायलिसिस है एंड कीमोथेरेपी है एंड पेलिएटिव मेडिसिन भी आयुष्मान भारत में इंक्लूड है। तो पेलिएटिव केयर हॉस्पिस की सेवाएं तो थी, उसको हम आयुष्मान में भी अभी आए और उसकी भी हमने शुरुआत की। साथ में हमें लगा कि ज़्यादातर आजकल लोगों में, समाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा है, जो जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो उसकी वजह से कई लोगों को पैराप्लेजिया वगैरह सब होता है, कई लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को ट्रोमा एक्सीडेंट होता है। इन लोगों के लिए एक फिजियोथेरेपी सेंटर की ज़रूरत ज़्यादा है आजकल समाज में, सो हमने फिजियोथेरेपी की भी सेवाएं शुरू की। इस तरह को लेके एक एक जैसे ही हमें नीड लगी ऐसे हमने सेवा बढ़ाते गए। जैसे 2 साल पहले अपना HPV वैक्सीन शुरू हुआ और उसका उत्पादन भारत में किया जाता है अब। सो भारत की वैक्सीन काफ़ी फ़ायदेमंद है और कम दामों में मिलती है, तो हमने उसकी भी सेवाएं शुरू की। इस तरह से आज हमारे पास विस्तृत सेवाएं उपलब्ध है, जिसमें डायलिसिस, कीमोथेरेपी वगैरह भी का भी सम्मेलन हुआ है। बहुत ही डाइवर्स फील्ड में आप अलग अलग काम कर रहे हैं और ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है। उम्मीद आपके प्रोजेक्ट्स इंडीड वो होंगे ही आपके पास और भी प्रोजेक्ट। लेकिन एक जो चीज़ और ऐड की थी मैंने क्वेश्चन में, इससे लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं आपकी इस पूरी फैसिलिटीज से, और ख़ासकर आज हेल्थ जो है, हेल्थ चेकअप प्लान या ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई, बहुत कॉस्टली हो गई हैं। तो आपका केंद्र एक मिडिल क्लास को या एक जो बहुत ही गरीब तबका है, इन लोगों को कैसे फैसिलिटेट करता है, उसके बारे में ये सारी फैसिलिटी जो आपने बताई है उनके लिए कैसे फायदेमंद है? तो जैसे मैंने कहा कि एक तो ये सेंटर इज मैनेज बाय गुजरात कैंसर सोसाइटी। तो NGO का हमेशा उद्देश्य यही पैसे बनाने का तो रहता नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक अपनी सेवाएं दे पाए, यही उद्देश्य रहा है। तो हमारे जो हेल्थ चेकअप के जो पैकेजेस है वो बहुत ही किफ़ायती दामों के, जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। आज अगर मेमोग्राफी बाहर करने जाओ तो 2500 रुपया, 3000 रुपये जैसे दाम होते हैं, हमारे यहाँ 900 रुपये में होती है। इस तरह की हमने हर एक चीज़ के दाम बहुत किफ़ायती रखे हैं ताकि ज़्यादा लोग आ पाए और ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग, कैंसर स्क्रीनिंग हो पाए। उसके साथ साथ हमने जो आयुष्मान की सेवाओं जो भी उपलब्ध है, आयुष्मान कार्ड धारकों को भी फ़ायदा हो, उनको बेनिफिशियरी को ये सेवा पहुँचे, ये हमारा फ़ायदा है। तीसरा जो ये हॉस्पिस की सेवा है, पेलिएटिव केयर की, जिसमें एडवांस स्टेज के मरीजों को एडमिट करके जीवन भर रखा जाता है और उनको पेलिएटिव केयर या की राहतदायी सारवार दी जाती है। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। इसमें हम मरीजों से कोई पैसे नहीं लेते। उसके साथ साथ मरीज के साथ जो एक फैमिली मेंबर रहता है, उनको भी खाने पीने की सुविधा सब यहाँ से निःशुल्क मिलती है। तो इस तरह समाज के लोगों को बहुत ही ये उपयोगी हो जाता है कि उनको एक घर जैसा आश्रय मिलता है कि जहाँ उनके साथ कोई पैसों की ये ट्रांजैक्शन नहीं रहता। ये जो हॉस्पिस की जो बनावट है, कॉटेजेस, वो भी एक घर की तरह है। तो उनको अपना अलग कमरा मिलता है, अपने फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं, तो उनको काफ़ी होमली फील होता है। एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव आपका है जो मैंने भी देखा, रिपोर्ट में बहुत पसंद आया और आपने अभी मेंशन भी किया, प्रयास कैंसर अवेयरनेस एग्जीबिशन, और उसको प्रयास नाम दिया है। तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव लग रहा है, समथिंग यूनिक। तो क्या है, इसको थोड़ा सा बताइए। तो जब इसकी शुरुआत हुई, हमारे ट्रस्ट का यही उद्देश्य था कि कैंसर ज़्यादातर 40% कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं।
पर्टिकुलरली गुजरात में तो मुंह और गले का कैंसर गुजरात नंबर 1 है उसके लिए, बिकॉज ऑफ गुटखा चूइंग, पान मसाला एंड ऑल सब थिंग। और तब हमें उम्दा डोनेशन मिला ये लायन भरत क्षत्रिय की ओर से। उन्होंने अपनी माताजी के याद में ये कैंसर एग्जीबिशन के लिए डोनेशन दिया गया। सो ये कैंसर एग्जीबिशन का उद्देश्य ये तो था कि लोगों के बीच में कैंसर के लिए जागृति हो, साथ साथ में टोबैको और कैंसर को लेकर भी जागृति हो कि टोबैको की वजह से कैंसर होता है, तो आप टोबैको निषेध बंद करिए, व्यसन मुक्त रहिए और कैंसर से बचिए। एक पहला उद्देश्य था। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि ये दूषण, व्यसन का, टोबैको का दूषण स्कूल चिल्ड्रन से शुरू होता है जी। सो हमारा उद्देश्य था कि स्कूल के बच्चों को यहाँ लाया जाए और उनको कैंसर और तम्बाकू से जो खराब असर होती है कैंसर की, उसके बारे में जागरूक किया जाए, तो उनको बहुत ही छोटी उम्र में उनको व्यसन से मुक्त किया जाए। सो ये प्रदर्शनी की शुरुआत इस तरह हुई। स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट, युवाओं को वगैरह को यहाँ लाकर हम व्यसन मुक्ति का संदेश दें और कैंसर से बचने का संदेश दें। साथ में तीसरा ये उद्देश्य था कि कई कैंसर जो उसके लिए हम कई एक टेस्ट करें, उसका निदान जल्दी हो सकता है। जैसे महिलाओं में स्तन का कैंसर, अगर महिलाओं को सिखाया जाए कि अपने स्तन की स्व तपास कैसे करें, तो वो हर महीने अपने स्तन की तपास करे, तो फिर उनको अगर छोटी से छोटी स्तन में गांठ हो तो पता चल जाएगी और वो जल्दी अपने निदान के लिए यहाँ आ सकती है। तो हमने अलग अलग कैंसर के पूरे रूम में पूरा उसी सब्जेक्ट को फोकस करके पैनल्स बनाए हैं। तो कई एनजीओ जो कैंसर के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, वो महिलाओं को यहाँ लाके हम वो प्रदर्शनी दिखा के उनको जागरूक करते हैं। स्तन कैंसर के बारे में, गर्भाशय के मुख के कैंसर के बारे में उनको एजुकेट करते हैं। सो ये 3-4 उद्देश्य के साथ कैंसर के शुरुआत स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारी वुमेन्स हैं उनके लिए, सबके लिए आपने अलग अलग इस पूरे एग्जीबिशन में चीजें रखी। ये काम मतलब क्या होता है? कोई विजुअलाइज है जो दिखाते हैं या लाइव होता है, क्या किस तरह प्रेजेंट होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये फिक्स स्थायी प्रदर्शनी है। बड़े से पैनल है, काफी बड़े हैं, यू कैन से अबाउट 6 फीट बाय 3 फीट बड़े पैनल है जो फिक्स करके वॉल से हैंगिंग है। उसमें गुजराती एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में कैंसर का ज्ञान दिया गया है। हर एक रूम का एक सब्जेक्ट है, जैसे रूम नंबर 1 में व्हाट इज कैंसर, कैंसर के चिन्ह क्या है, कैंसर किससे होता है, ये सब बारे में जानकारी दी है। रूम नंबर 2 में कैंसर का निदान कैसे होता है, इससे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि ये प्रदर्शनी का उपयोग हम ये हॉस्पिस के दर्दियों के लिए भी करते हैं। यू विल बी सरप्राइज कैसे जी। तो जैसे लास्ट एडवांस स्टेज के कैंसर के मरीज यहाँ एडमिट हुए, उनके फैमिली मेंबर है, उनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, उनको ये प्रदर्शनी दिखाते हैं जी। तो फैमिली मेंबर को और जागृति होती है कि भाई हमारा मरीज तो इसी से ये कैंसर के हुआ है, असरग्रस्त हुआ है, लेकिन हम उससे कैसे बचें जी। तो ये भी एक उद्देश्य है। फिर जैसे अगर कैंसर ब्रेस्ट की महिला यहाँ एडमिट है, तो उसके साथ उसकी बहन है, उसकी बेटियां है या उसकी मौसी, वो सबका स्क्रीनिंग होना चाहिए मेमोग्राफी में। तो हम उनको एनकरेज करके कि आप आके पहले प्रदर्शनी देखो, फिर मेमोग्राफी कराओ वगैरह, ये ज्ञान देते हैं। सो पैलिएटिव केयर के साथ भी एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। सो इस तरह का ये प्रदर्शन है। और इट इज फिर प्रदर्शन के बाद हम जो भी विजिटर है उनको बिठा के हम थोड़े वीडियो भी दिखाते हैं अबाउट टोबैको एंड कैंसर। हमारे व्यूअर्स इस पूरे हमारे इंटरेक्शन को मैडम देख रहे हैं और आपने ये प्रयास के बारे में जो बताया है, इट इज ट्रूली इट्स वेरी यूनिक इनिशिएटिव। तो किसी को अगर ये प्रदर्शनी देखनी हो, ये एग्जीबिशन विजिट करना हो,
तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या क्या है? कोई पेमेंट उसमें है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। प्रदर्शनी की विजिट बिल्कुल फ्री है, ओपन टू ऑल। ओके या एट द मोस्ट बड़े ग्रुप में अगर आ रहे हैं तो हमें आगे से इन्फॉर्म करें तो हम उनके लिए सुविधा बना के रखें। बाकी एनीबडी कैन वॉक इन एनी टाइम एंड दे कैन विजिट दिस प्रदर्शनी। उसका ये कर सकते, उस पर अभ्यास कर सकते। आजकल नर्सिंग स्टूडेंट कैंसर की विषय को लेकर जो उनका सिलेबस है वो यहाँ आके पढ़ते हैं, वो पूरी प्रदर्शनी पढ़ के अपना सब्जेक्ट उसमें तैयार कर सकते हैं। जी मैडम, इसमें अभी आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात भी रखी कि कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में, कैंसर के संदर्भ में अवेयरनेस और प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दो चीज़ों पर खास काम किया जाए। और मैंने देखा आपकी उसमें जो शॉर्ट इंट्रो रिपोर्ट थी कि इसमें भी आप बहुत काम करते हैं, यानी आप बहुत सारी कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं अलग अलग, इसके रोकथाम प्रिवेंशन के लिए और जागृति के लिए। ये जो सेंटर इस पर बहुत जोर भी देता है, अभी आपने बताया कि स्कूल कॉलेज इन सब पर भी हम काम करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है? एक तो वो एक्टिविटीज और क्या क्या है, सिर्फ ये एग्जीबिशन है या इसके अलावा भी कुछ है? और दूसरा है कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं जब स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, तो कोई टेस्टिमोनियल आपको मिला, लोग जागरूक हुए, क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम कम्युनिटी में भी जाके ये अवेयरनेस की बात करते हैं। ओके। जैसे कोई फैक्ट्री वाले, कोई स्कूल वाले, कोई कॉलेज वाले, कोई कम्युनिटी का समुदाय हमें बुलाता है कि भाई हमारे कम्युनिटी के लोगों की हमने मीटिंग रखी है, आप आके उसमें कैंसर अवेयरनेस की टॉक दो। तो हम कैंसर अवेयरनेस की टॉक करते हैं, कैंप रखते हैं जिसमें महिलाओं का मेमोग्राफी और पेप टेस्ट किया जाए। उसके लिए हम हमारी संस्था GCRI और GCS मेडिकल कॉलेज की हेल्प लेकर कैंप करते हैं। वो कैंप के साथ साथ अवेयरनेस भी होता है और अर्ली डिटेक्शन मीन्स के उसके टेस्ट भी होते हैं। तो ये काम हमारा 3.5 डिकेड से हो रहा है। तो उसकी वजह से कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो पीरियोडिकली हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, अपने एम्प्लॉइज को लाके यहाँ हेल्थ चेकअप करवाती है। जैसे कई संस्थाएं यूथ में, कम्युनिटी समुदाय, ज़्यादातर सामाजिक संस्थाएं, वो अपने पूरे जैसे 80 महिलाओं का यहाँ हेल्थ चेकअप कराना है, ऐसे इनिशिएटिव लेकर मास हेल्थ चेकअप वगैरह सब होता है, मास विजिट टू द कैंपस होता है। तो इस तरह का हमें लगता है कि इसकी वजह से जागृति जरूर हुई है समाज में, और उसकी वजह से हमारे हेल्थ चेकअप के लिए आने वाले लोगों के में भी काफी रेगुलर है। 30 साल से 35 साल से हमारे साथ रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। इस तरह की जनसंख्या बहुत बड़ी है। कोई स्पेसिफिक सक्सेसफुल स्टोरीज अगर आप इसी सिलसिले में इसके रिगार्डिंग बता सकें कि यानी आउटरीच एक्टिविटीज बहुत सारी अभी आपने बताई, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और फिर ये जो हेल्थ चेकअप प्लान है आपका, तो अब इसमें प्रिवेंशन मेन चीज़ है कि आप चाहते हैं कि पहले से ही पता चल जाए कैंसर का कौन सा स्टेज है, कहाँ है। तो कोई ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज मैडम कि आपका एक बड़ा बहुत ही लंबा तजुर्बा और एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ ना कुछ स्टोरीज तो होगी कि कोई आया हो हेल्थ चेकअप के लिए या ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इनिशिएटिव हो रहा हो और फिर उसको कंप्लीटली रिकवर करके यहाँ से वो गए। ऐसी कुछ सफल स्टोरीज बताइए। वो सफल स्टोरीज तो काफी ज्यादा है, करीब 400 महिलाओं के करीब। एवरी मंथ करीब 3 to 5 महिलाओं को सस्पिशियस कैंसर यहाँ से पकड़ा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर मेमोग्राफी के लिए बहुत प्रचलित है, तो पूरे शहर में से और समटाइम्स गुजरात में से भी जिसको सस्पिशियस लगता है उनको यहाँ मेमोग्राफी के लिए भेजा जाता है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटर्स हु आर डायग्नोस्ड विद द कैंसर इज वेरी हाई इन दिस सेंटर। फिर कई बार महिलाएं जस्ट अपना रूटीन चेकअप के लिए आती है और सडनली पता चलता है कि उसमें उनकी स्तन में गांठ है और कैंसर है, और उनको निदान होता है और फिर वो क्योर हो जाती है। सो ऐसी क्योर हुई महिलाओं की संख्या हमारे पास करीब 400 के करीब है, और वो अभी भी एवरी ईयर अपना फॉलोअप चेकअप के लिए वगैरह सब आती है। महिलाओं के अलावा मैं बताऊंगी कि पुरुषों में भी ये जरूरी है कि वो हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराए। जैसे
पुरुषों में पेट की सोनोग्राफी, जी। बहुत कम पुरुष पेट की सोनोग्राफी कराते हैं। महिलाओं को तो चाइल्ड बेरिंग एज में करनी पड़ती है, तो कभी न कभी उनकी सोनोग्राफी हो चुकी होती है, पुरुषों की नहीं होती है। लेकिन कई पुरुष हमारे यहाँ रेगुलर चेकअप कराते हैं, एंड समटाइम्स ऐसा आता है कि उनके किडनी पे एक छोटी सी 1 सेंटीमीटर की गांठ है, और फिर उसकी आगे जांच कराने से पता चलता है कि किडनी का कैंसर है। We call it RCC, renal cell carcinoma, and it is 100% curable cancer if it is detected in stage 1. तो ये पुरुष अच्छे हो गए, उनकी ट्रीटमेंट हो गई, अच्छे हो गए। ऐसे भी हमारे पास 3 पुरुष विजिटर्स हैं जो किडनी के कैंसर से क्योर हुए हैं। और कैंसर ही नहीं, कई बार हमारे पास एक ही किडनी होती है, भगवान ने एक ही किडनी दी है। अगर आप सोनोग्राफी नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सही। तो कई पुरुष एट द एज ऑफ 50-55 आते हैं कुछ चेकअप कराने के लिए, और सडनली पता चलता है कि उनके पास एक ही किडनी है, राइट। सो हेल्थ चेकअप का बहुत ही महत्व है कैंसर डिटेक्शन के लिए, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, और उसके अलावा कई एक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने में जरूरी होता है। मैडम, इसमें अब ये जो केंद्र है ये एक ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है एक्चुअली। आपने जिस तरह अलग अलग बातें बताई, अब तो ये बाकायदा दूसरे कई एनजीओस को या लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो वो क्या ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं और किन लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं? कैसे जिन लोगों को ट्रेनिंग लेनी हो इन सब चीज़ों की, वो कैसे लें, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, एक तो हम एनजीओ के एम्प्लॉइज या स्टाफ हो, उनके लिए हम कैंसर के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी। स्पेसिफिकली इसमें कैंसर केयर और पैलिएटिव केयर की जो ट्रेनिंग देनी है, उस पर आप तो एक तो एनजीओ के स्टाफ को हम कैंसर के बारे में क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं। कॉमन कैंसर, समाज में जाएंगे तो कैसे कैसे सिम्टम होते हैं, तो आप कैंसर के बारे में सस्पिशियस हो सकते हो। बहनों को कैसे स्तन की जांच सिखाई जाए वगैरह सब एक ट्रेनिंग हो सकती है। दूसरी ट्रेनिंग पैलिएटिव केयर को लेकर है, जिसमें हम डॉक्टर, नर्सिस, वॉलंटियर्स, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, सबको पैलिएटिव केयर और हॉस्पिस केयर के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ होम केयर की भी सेवाएं हैं। जो कई कैंसर के मरीज हॉस्पिटल में नहीं लाए जा सकते, उनको हम घर मुलाकात द्वारा हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो होम केयर सर्विसेज के बारे में भी ट्रेनिंग है। HPV वैक्सीन के बारे में भी ट्रेनिंग है। इस तरह की कीमोथेरेपी ट्रेनिंग फॉर नर्सिस, जो नर्सिस अपनी कैरियर कीमोथेरेपी वार्ड में करना चाहती है, वो यहाँ के कीमोथेरेपी के बारे में ट्रेनिंग ले सकती है। सो इस तरह की कई एक ट्रेनिंग हमारे पास उपलब्ध है। आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग होंगे जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे, जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, तो करीब 3 to 5 एनजीओ के लोग अपने जूथ में आके अपने स्टाफ को यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। और पैलिएटिव केयर की नर्सिंग स्टूडेंट करीब हर साल 50 स्टूडेंट्स आते हैं। अभी रिसेंटली मेडिकल स्टूडेंट भी आए जो पहली बार हुआ। अच्छा। कि उनकी पोस्टिंग यहाँ 2 हफ्ते के लिए की गई, एंड मैंने उनको 2 हफ्ते के लिए पैलिएटिव केयर के बारे में ट्रेनिंग दी। 3rd MBBS स्टूडेंट। फिर कई डॉक्टर्स तो करीब 50 डॉक्टर्स हर साल यहाँ पैलिएटिव केयर की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। चाहे वो 10 दिन की हो या 1 महीने की हो या 1.5 महीने की हो, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। कुछ अवेलेबल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं यहाँ, जैसे मेमोग्राफी, PAP टेस्ट, PSA टेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए क्या है, और ये कैसे इजीली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हैं आम लोगों के लिए? मेमोग्राफी टेस्ट 40 साल से ऊपर की महिलाओं में किया जाता है। वो साल में एक बार कराना जरूरी है हर एक महिला के लिए, चाहे कुछ भी एज हो, और टिल एंड ऑफ लाइफ, उनकी उम्र कोई भी हो, उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। और उसमें छोटी से छोटी 1 सेंटीमीटर से भी कम साइज की कोई भी लंप हो या ट्यूमर हो तो उसमें पकड़ा जाता है। सो ये मेमोग्राफी हुई, और उसके साथ साथ
स्तन की सोनोग्राफी भी करते हैं। ओके सो 40 से कम उम्र वाली महिलाओं में अगर उनको कोई तकलीफ है जी तो पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं, ओके और जरूर लगे तो ही मैमोग्राफी करते हैं। लेस देन 40 में मैमोग्राफी नहीं करते, वो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, ओके महिला को स्तनपान भी कराना होता है Yes, वगैरह, yes. तो उसकी वजह से वो नहीं करते हैं। ओके तो ये मैमोग्राफी हो गई, वो यहाँ बहुत ही किफ़ायती दाम में होती है। और कई बार हम उनको इसमें किफ़ायती करते, जैसे अक्टूबर मंथ इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो अक्टूबर मंथ में जी। हम उनको काफ़ी कंसेशन देते हैं, 50% कंसेशन और लाइक दैट। अगर किसी ने हमें डोनेशन दिया जी कि चलो दिस 1 लाख रुपये आप मेमोग्राफी के लिए यूज करो, जी जी तो हम 100 महिलाओं को मेमोग्राफी फ्री कर देते हैं ओके इस तरह के लिए। और जो भी बीपीएल फैमिली वगैरह की है उनके लिए फ्री कर देते हैं। जैसे अभी हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जी सो फॉर 10 दिन के लिए हमने उनकी किफ़ायती दामों में हमने मेमोग्राफी शुरू की। सो इस तरह हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि रेगुलर मेमोग्राफी कराएं। ओके पेप टेस्ट इज वेरी कन्वेंशनल टेस्ट, उसकी कोई दाम नहीं है, वो 100 रुपीज़ या समथिंग, और देट ऑल्सो हम फ्री करते हैं। कैंप में जाते हैं तो बिल्कुल फ्री करते हैं। जो 21 साल से बड़ी उम्र की महिला को साल में एक बार करानी चाहिए, एट टिल एज ऑफ 65-70 रेगुलरली साल में एक बार करानी चाहिए। तो उसमें गर्भाशय के मुख का कैंसर अगर जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है। ओके लेकिन पीएसए टेस्ट हाँ, पुरुषों में प्रोस्टेट का टेस्ट है, ओके वो प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं ये जानने के लिए, और वो ब्लड लेकर किया जाता है, ब्लड जी, का जी। टेस्ट है। अच्छा उसके साथ साथ पेट की सोनोग्राफी भी करके प्रोस्टेट की साइज वगैरह देखा जाता है। उसके दाम भी बहुत ही किफ़ायती है, करीब 300 के करीब। आफ्टर एज ऑफ 50 हर एक पुरुष को ये पीएसए टेस्ट कराना चाहिए, ताकि पुरुषों में जो प्रोस्टेट का इंसिडेंस है वो कम किया जाए। मैडम आपने यहाँ अभी जिक्र किया, मैं भी एक बात रखी कि हॉस्पिस और पैलेटिव केयर, ये इसका बहुत फाउंडेशनल जो विजन रहा वो यही था कि हॉस्पिस सुविधा शुरू करना है। तो केंद्र में एक बड़ा एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है आपको भी और यहाँ के लोगों को भी। लेकिन हम ये देखते हैं सामान्य तौर पर लोग इसको गलत समझते हैं हॉस्पिस को। यस लोग ये समझते हैं कि बस अब ये इनके जीवन के बिल्कुल आखिरी दिन बचे हैं, इनको अब चले जाना है, इस तरह से लोग देखते हैं। बहुत ही गलत तरीके से लोग उसको देखते हैं। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि केंद्र जो है वो पैलेटिव केयर हॉस्पिस की जो सुविधाएं हैं उसमें कैसे कंफर्ट प्रोवाइड करता है यहाँ के पेशेंट्स को, और कैसे उम्मीद उनके अंदर जगा देता है, क्या किस तरह ये पूरा काम होता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम है। पेशेंट्स की भी हालत बहुत चैलेंजिंग होती है और परिवार भी बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा होता है। तो इसको कैसे टैकल करते हैं आप? सो हॉस्पिस के बारे में मिथ है, गैर मान्यता है कि हॉस्पिस मीन्स के वहां जाके मरना है। हॉस्पिस का उद्देश्य ये है कि जितनी जिंदगी बची है उसको जीनी है। सो इसमें पेशेंट की डिग्निटी को ध्यान में रखा जाता है, पेशेंट के कंफर्ट को, साथ में फैमिली मेंबर के भी कंफर्ट और उनकी केयर को ध्यान में रखा जाता है। सो इट इज मोर ऑफ अ केयर रादर देन क्योर। यस सो ये सब जब वो यहाँ आते हैं उनके बाद ही उनको पता चलता है, तब तक उनके दिमाग में जो भी मिथ है उसको लेकर चलते रहते हैं। सो जैसे ही मरीज आते हैं सबसे पहले तो उनको वेरी कंफर्ट एम्पैथेटिक अप्रोच से उनको ट्रीट किया जाता है कि भाई हम आपके साथ हैं, आपकी ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो सकती है और हम उसमें आपको मदद करेंगे। फिर फैमिली मेंबर के साथ काउंसलिंग शुरू होता है कि सबसे पहले उनको पूछा जाता है कि आपको पता है कैंसर है, कैंसर का कौन सा स्टेज है, इसमें अभी आगे क्या हो सकता है, आपने आगे क्या किया, अभी क्या हो सकता है, ये सबसे उनको धीरे धीरे माहितगार किया जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन वन सिटिंग। सो इट इज, यहाँ जब मरीज एडमिट होता है तो चांस मिलता है कि उनको बार बार उनसे बातें की जाए, ऐसी मुलाकात के द्वारा उनको और इन्फॉर्मेशन एजुकेशन दी जाए। सो 4-5
7 दिन तक रोज मरीज के साथ छोटे छोटे सब्जेक्ट लेकर इस पे आगे चर्चाएं होती है। Yes. फिर तब जाके उनको एक्सेप्टेंस आती है। Yes. पहले तो डिनायल होता है Yes. कि नहीं, Initially तो बहुत denial होता डिनायल होता है, तो एक्सेप्टेंस आती है। फिर मृत्यु को एक खौफनाक स्वरूप नहीं दिया जाता, वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ जीवन का एक नेचुरल प्रोसेस है। जी। इस तरह का एक्सेप्टेंस ज्यादातर अपने समाज में है। फिर भी लोगों को देख के उनको लगता है नहीं, उनको तो आईसीयू में एडमिट किया था, उनको ये किया था, इतनी बड़ी हॉस्पिटल में ले गए थे और हमें तो ऐसा इस तरह रखते हैं। जी। तो ये सब एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आता है, Okay. मृत्यु को एक्सेप्ट करने का। यस यस। मृत्यु को लेकर उनके क्या विचार है, जी। ये पहली बार कोई ये शब्द उनके साथ डिस्कस करता डिस्कस है। होते हैं। यस यस। बाकी थ्रू आउट उनकी कैंसर डिजीज की जर्नी में, कैंसर की जर्नी में किसी ने ये बात नहीं की होती है, लेकिन जब कैंसर फैल चुका है, एडवांस है, तब ये बात करनी जरूरी है। फिर उनका एक्सेप्टेंस बढ़ता है, फिर उनके क्या विचार है इसके बारे में, कैसी सुविधा वो चाहते हैं, जो भी चाहे। कई लोग बोलते हैं कि अच्छा अभी ऐसा है तो हम घर में ही रखना चाहते हैं। जी। देन ऑल्सो वी डोंट से कि नहीं नहीं आप एडमिट नहीं हो रहे हो, घर जा रहे हो तो हम नहीं देखेंगे, इस तरह नहीं। फिर भी हम बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको घर आके देखेंगे। जी। नहीं हो सका तो हम वीडियो कॉल से देखेंगे। हमारा फोन नंबर उनके साथ शेयर होता है कि कुछ भी हो तो आप हमें फोन कर सकते हो। इस तरह सो टिल द एंड ऑफ लाइफ वी आर देयर विद द पेशेंट एंड फैमिली। और उसके बाद बेरीवमेंट सपोर्ट फैमिली को दिया जाता है, शोकाग्रस्त सपोर्ट। सो ऐसे फैमिली को हम यहाँ बुलाते हैं, या तो उनको घर जाके मिलते हैं और उनके क्या क्या विचार थे, ये सब कैसे हुआ वगैरह, उनके दिमाग में काफी चीजें होती है, उसका डिस्कशन करते। एक स्लोगन आपने बहुत पॉजिटिव लगा मुझे जो आपने यूज किया है, उसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन कीजिएगा इसी हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर के लिए। एड लाइफ टू डेज नॉट डेज टू लाइफ। ये आपके सेंटर का स्लोगन भी है। इस क्या दृष्टिकोण है इसके पीछे, इसके बारे में? जब कैंसर ज्यादा बढ़ता है तब मरीज को और फैमिली को अनेक शिकायतें होती हैं। फिजिकल भी होती है, बहुत ही असह्य पेन, काफी कई एक सिम्टम्स, खाना पीना नहीं खा सकते, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, बहुत ही थकावट है, ये सब सिम्टम्स वगैरह है। नर्सिंग इश्यूज बहुत होते हैं, उनको इतना खराब घाव होता है कैंसर का जिसकी मरम्मत की जरूरत है, मुंह से स्मेल आ रही है, खाना पीना नहीं खा सकते तो नली डालनी पड़ती है। ये सब फिजिकल एस्पेक्ट है। साथ में बैकड्रॉप में उनको काफी डिप्रेशन, चिंता, फैमिली की चिंता, क्या होगा, मृत्यु कैसी होगी, मेरा फैमिली का क्या होगा। फैमिली को भी होता है कि अभी ये चले जाएंगे तो कैसा रहेगा, क्या करेंगे वगैरह सब। फाइनेंसेस भी बहुत टूट चुके होते हैं। सो इस सब को लेकर सबसे पहले उनका फिजिकल पेन वगैरह रिलीफ किया जाता है प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर मेडिसिन से वगैरह। उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेशन और बाद काउंसलिंग से ये बाकी सब साइको सोशल इश्यूज को ये किया जाता है। उनको ज्यादातर यहाँ व्यस्त रहे कोशिश करते कि उनके लिए भजन संध्या, म्यूजिक कार्यक्रम, कुछ डेज सेलिब्रेशन, और उनको साथ में रख के कोई ना कोई चीजें होती है। नो, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास एक महिला दर्दी थी, उसको एडवांस स्टेज ऑफ लंग कैंसर था। जब आई तब वो बहुत खराब हालत में थी, सांस लेने में तकलीफ, यूरिन में नली थी, चेस्ट में नली थी वगैरह। तो हमने यहाँ उनको ट्रीटमेंट देके ठीक होने लगी, नलियाँ सब निकल गई, चलती फिरती। शी वॉज अलोन, उसका बेटा कोविड में गुजर गया था, उसका कोई भतीजा उनको देखता था, और महिला कुक थी, हर एक के घर में जाके वो रसोई बनाती। शी वॉज वेरी एक्सपर्ट कुक। तो शी इंसिस्टेड हर एक बार के मैडम मुझे खुद खाना बना के आपको खिलाना है। तो हमें ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं कैसे उनको बोलूँ कि आप खाना बनाओ इस तरह। तो हमने एक बार पूरा फंक्शन रखा मेजबानी करके पूरे दर्दियों के लिए। महिला
को कहा कि आप मेनू बनाओ, उस तरह का कुकिंग एक कंट्री में होगा। जी तो उनको कैंटीन में ले गए, उनकी निगरानी में खाना बनाया गया, शीरो सब्जी वगैरह सब, और सब पेशेंटों ने ये गार्डन में बैठ के साथ में खाया, जी गप्पे मारे, छोटे मोटे गेम खेले, इस तरह का नो। सो ये दिस इज लाइक एडिंग डेज टू देयर लाइफ। ओके, दिस इज द वे वी ट्रीट देम। एग्जैक्टली। सो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। तो ये जो मैडम आपने बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स शेयर किए हैं, एक्चुअली वी फील दैट हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर में ये बहुत इजी टास्क नहीं है, और इवन स्टाफ के लिए भी ये बहुत ही हाँ। मुश्किल टास्क है। यस, तो स्टाफ के इमोशनल और मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हाँ। और बहुत वेल ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। Yes. इमोशनली बहुत स्ट्रांग चाहिए। Yes. हमें वहाँ पर स्टाफ का जो पूरा सिलेक्शन है या स्टाफ की ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या करते हैं कि वो बहुत इमोशनली और मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो इन चीजों को चलाने हाँ। के लिए। सो इसको बोलते हैं बर्नआउट। स्टाफ में और डॉक्टर्स में, नर्सिस में जो ये ऐसी सिचुएशन में रह के जो इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं, साइकोलॉजिकल इमोशनल, जी। उसको इमोशनल बर्नआउट कहते हैं। जी और इसके प्रिवेंशन के लिए एक तो हम सब जो भी नए रिक्रूट स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको पहले अकेला नहीं छोड़ते। जी एक सीनियर स्टाफ हमेशा उनके साथ रहती है। और दूसरा कि हम एक स्टाफ मीटिंग भी, टीम की एक मीटिंग रखते हैं एवरी वीक, वंस इन अ वीक, जहाँ लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि उनको क्या फीलिंग हुई, यू नो। यस सो जैसे कई एक मरीज के साथ हमें अटैचमेंट भी हो जाता है यस कि इतने 4 महीने से हमारे साथ है, तो ये देखकर हमें जब उनकी मृत्यु होती है तो हमें काफी दुख होता है। जी तो तब हम जरूर एक मीटिंग रखते हैं और उसके बारे में, जैसे शोक सभा रखते हैं, उसके बारे में हम अपनी फीलिंग जताते हैं, जी फैमिली मेंबर को बुला के बातें करते हैं वगैरह सब। ये सब हमारे शेयरिंग होती है। इससे भी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत हो तो हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। जैसे मैं सबसे सीनियर यहाँ हूँ, तो मेरे साथ अपने बाकी सब नर्सिंग स्टाफ और दूसरे डॉक्टर मिलके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैडम, ये हॉस्पिस केयर से कोई ऐसी स्टोरीज जुड़ी है जो एक नई उम्मीद पैदा कर दी हो परिवार में या मरीज में, जो आ रहा है पेशेंट, उसमें कि वो बहुत पुरुम्मीद होकर यहाँ गया हो, वो आया हो तो हॉस्पिस सेंटर में अपने जीवन के अंतिम चरण में, लेकिन इस 35 सालों में कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा मोमेंट कि जहाँ पर वो बिल्कुल एक नई उम्मीद जगा दी हो, यानी उसको एक जीवन दान मिल गया हो, नई लाइफ मिल गई हो? ऐसा कुछ हुआ है अब तक आपके? हाँ, ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं वो इनक्योरेबल कैंसर के साथ आते हैं, Okay. जिनका स्टेज ज्यादा है और क्योर नहीं हो सकता। लेकिन कई एक कैंसर होते हैं, जैसे कैंसर ऑफ लैरिंग्स, वो क्योरेबल हो सकता है। सो ऐसे 2 मरीज हमारे पास रहे। ओके एक महिला थी जो लैरिंग्स के कैंसर की वजह से सांस नहीं ले पाती थी, ट्रिकोस्टोमी थी, उनको सांस लेने में गले में छेद किया गया था और इतनी ब्रेथलेस थी, सांस में तकलीफ थी कि यहाँ उनको रखा गया। लेकिन यहाँ की ट्रीटमेंट के बाद वो सांस की प्रॉब्लम कम हो गई, साथ में उसको कैंसर की जो ट्रीटमेंट मिली लैरिंग्स के लिए वो भी ठीक हो गई। ओके ऐसे दूसरे एक हमारे मरीज थे, वो बावड़ा के पास किसी गांव के सरपंच थे। ओके और उनको ये जगह इतनी पसंद आती थी, वो भी लैरिंग्स के कैंसर के मरीज थे। यहाँ उनको एडमिट किया गया था कि बहुत ही उनको पेन था और वो खाना पीना नहीं खा सकते थे, उसकी वजह से उनको यहाँ ट्रीटमेंट दी गई। फिर उनको इतना अच्छा लगा ये सेंटर कि उनके लिए रिसोर्ट बन गया। और उनको घर जैसा लगने लगा। तो एक बार उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में चलती थी, साथ में वो यहाँ आके 5 दिन 10 दिन यहीं रह जाएंगे। बेन मने थोड़ी बार यहाँ रहवा दो तो मारू तबीयत सारी थी जैसे। सो वी यूज्ड टू सपोर्ट हिम, सो अभी भी वो जीवित है
और उनको कोई भी हेल्थ की समस्या, अभी उनको थायराइड निकला है, अभी ब्लड प्रेशर आ गया है, अभी करीब 7 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो कुछ भी हेल्थ की समस्या हो पहले यहाँ आ जाते हैं, उनका निदान होता है, जितनी हो सके हम ट्रीटमेंट करते हैं और हमारी राय के मुताबिक आगे चलते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है एक्चुअली जो आपने रखा कि यहाँ से ऐसे लोग भी गए हैं जो हाँ। क्योर होकर गए और एक नई उम्मीद जगाई है आपके हॉस्पिस सेंटर ने। एक बहुत ही मार्वेलस काम है सेंटर का और डिफरेंट फील्ड में सेंटर काम कर रहा है। क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर गोल्स के, अब कहाँ ले जाना चाहते हैं इस सेंटर को फ्यूचर में? ऐसा कुछ प्लान आपके ध्यान में वो रखिए। एक तो हम बेड स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा लोगों को हम ये सुविधा उपलब्ध कर सके। अभी रिसेंटली हमारे ट्रस्टियों ने कहा है कि ऐसी और 4 कॉटेज बनाएंगे। दूसरा एक हमें महसूस हुआ कि अभी सिर्फ कैंसर नहीं, नॉन कैंसर के मरीजों को भी इस तरह की सुविधा की ज़रूरत होती है। जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो पैराप्लेजिया के मरीज बढ़ रहे हैं, मोटर न्यूरो CNS ब्रेन के संबंधित लोगों मरीज बढ़ रहे हैं। सो ऐसे मरीजों को भी हम अभी यहाँ एडमिट करते हैं। सो दिस सेंटर हैज ग्रोन अप फ्रॉम कैंसर हॉस्पिस टू द कैंसर एंड नॉन कैंसर पेशेंट हॉस्पिस। ये उसकी ये हुई है। दूसरा हमें लगा कि कई मरीज अच्छे घराने से भी आते हैं, अफोर्डेबल है, लेकिन वो घर में ये मरीजों की ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, या तो फिर कोई बड़ी हॉस्पिटल में ICU में रख के ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, वो उनको थोड़ी और सुविधा चाहिए। उनको अपना एक अलग कमरा चाहिए, AC चाहिए, एंड उनको पैसे भी खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे मरीजों के लिए हमने स्पेशल रूम की सुविधाएं उपलब्ध की है, जो करीब 3.5-4 साल से उपलब्ध है। तो ऐसे मरीज भी हमें मिलने लगे हैं। इससे आगे हमारी ये गोल है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम करें और ऐसी व्यवस्था हॉस्पिस जो हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग है, उसके लिए अलग से रूल्स बनाए जाए, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, उनके उसमें क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, कितने स्टाफ होने, इसकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। दिस इज नॉट अ नर्सिंग होम, दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल, इट इज अ हॉस्पिस। उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ हम दर्दियों को सिर्फ हॉस्पिटल की तरह बेड में रख के टेस्ट करो, इंजेक्शन दो, दवाई दो, ये नहीं करते। और भी कई चीजें करते हैं। तो इसकी अलग एक कैटेगरी अलग हो सके, ये हम सब कोशिश करते हैं। ऐसा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर की मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये सब चीज़ों में मैं काफ़ी हिस्सा लेकर नेशनल लेवल पे हम इस पे काम करते हैं। मैडम, इतना बड़ा सेंटर आप चला रहे हैं और ये आसान काम नहीं है एक्चुअली। बहुत मुश्किलात आती होंगी, बहुत चुनौतियाँ होंगी बीच में, तो वो क्या चैलेंजिंग है, वो चुनौतियाँ हैं इस पूरे सेंटर को चलाने में? यानी लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, यानी अगर आप रखेंगे कि वो चुनौतियाँ क्या हैं और आप कैसे उसको फेस करती हैं, कैसे उसको टैकल करती हैं, है ना? यानी वे फॉरवर्ड क्या है उन चुनौतियों से आगे बढ़ने का, उनसे लड़ने का, ये आप रखेंगी तो हमारे ऑडियंस के लिए भी एक बहुत इंस्पिरेशनल बात होगी है। तो ये बताइए, क्या चुनौतियाँ इस तरह के सेंटर्स को चलाने के लिए और कैसे आप उसको फेस करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यहाँ हम हर साल करीब 500 पेशेंट को हॉस्पिस में एडमिशन देते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये पेशेंट वैरायटी ऑफ कल्चर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से। यूपी के भी होंगे, बिहार के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे, या साउथ से भी होंगे। सो उनकी रिक्वायरमेंट, कल्चरल रिक्वायरमेंट इज वेरी डिफरेंट। अभी परसों ही एक महिला को घर जाना था, छुट्टी चाहिए, तो मैंने कहा क्यों चाहिए, तो बोलते यहाँ का खाना पसंद नहीं है। सो हर एक महिला लोगों का टेस्ट साथ में रख के उनको ट्रीटमेंट अपना उनकी जरूरियातें पूरी करना एक बड़ा चैलेंज है। या फिर उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत बहुत पुअर क्लास से आते हैं, तो उनको उनकी स्वच्छता मेंटेन करना, वो सब भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है। उनको वो सब ट्रेनिंग देना।
तीसरा कि हम नहीं चाहते कि ये परिवार बिल्कुल हमारे पर निर्भर रहे। हम चाहते हैं कि वी एम्पावर द फैमिली मेंबर और Yes. केयर गिवर। ओके सो वो मरीज चाहे वो पेशेंट मरीज को घर लेकर जाना चाहे तो भी घर पे भी उसकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट कर सके, ओके इसलिए हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं। यस यस लेकिन ये कंसेप्ट उनके दिमाग में किसी ने डाला ही नहीं होता है कि ये मरीज की ड्रेसिंग आपको करनी है। उनको हमेशा ये लगता है कि ड्रेसिंग मीन्स नर्स करेगी, कंपाउंडर करेगा। अगर घर जाके किसी कंपाउंडर को बुलाए सबसे पहले तो ऐसी ड्रेसिंग वो कर नहीं पाएगा एंड ही विल चार्ज 500 रुपीज पर ड्रेसिंग। यस यस सो हम इनको उनको एम्पावर करके एजुकेशन देकर करना चाहते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ओके उसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने ऐसी सब चीजें देखी नहीं होती है। ये सब है। फिर यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी लगता है कि ऐसे चीजों में मैं क्यों काम करूं, जी ऐसे मरीजों के साथ मैं क्यों काम। वेरी फ्यू हैज प्रॉपर एटीट्यूड टू वर्क फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट। सो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, असिस्टेंट्स हो, जी सफाई कर्मचारी हो, ये सबको मिलना उनके जी टिकना बहुत मुश्किल है। इसमें काफी चेंज ओवर होता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। फाइनेंशियल तो चैलेंजिंग होता ही है, बट समहाउ मैनेज कर पाते हैं। और गुजरात कैंसर सोसाइटी का उद्देश्य है दिस इज द प्रायोरिटी। सो इसमें कोई Yes. प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। यस सो ये सब चैलेंजेस है। यस तो उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा बहुत ही कम लोग तैयार होते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए। जी सो ये बड़ा चैलेंज। यस यस कई अलग अलग चैलेंजिंग एस्पेक्ट आपने हाँ। रखे मैडम, और बिल्कुल ये है भी बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा सेंटर। फिर एक सर्विस का काम है, बहुत ही मतलब बहुत कॉर्पोरेट फील्ड का कोई ऐसा काम नहीं है या आगे बढ़ना यस कि जहाँ तुम एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड पॉलिसी एंड गाइडलाइन रखो और यू विल गेट रिजल्ट, ऐसा नहीं है। यस यस सो इट इज चैलेंजिंग तो है, और उसमें आप इसको बहुत सक्सेसफुली, इंडीड यकीनन आप बहुत सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं। आपके प्रेजेंटेशन से और पूरी रिपोर्ट से ये हम भी फील कर रहे हैं, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इसको फील कर रहे होंगे, और ईश्वर इसको और ऊपर ले जाए, ऐसी हम ये कामना भी करते हैं। इसमें ये एक चीज़ और मैडम कि अब इस तरह के काम को, क्योंकि ह्यूमन नेचर के अंदर एक दिल भी है जो इस तरह के कामों को देखकर धड़कता है और उसके लिए कुछ काम करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं भी इसमें कुछ अपना योगदान दूं, अपनी सेवाएं दूं। तो व्यक्ति या कोई कम्युनिटी या कोई एनजीओ समाज वो आपके इस सेंटर में कैसे योगदान दे सकता है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा आप बता दें, ताकि अगर कोई चाहता है कि वो योगदान दे तो वो कैसे दे, किन जो ये पैलिएटिव केयर का जो विषय है, राहतदायी सारवार का, वो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जैसे कम्युनिटी में कहीं एक कैंसर का मरीज घर पे पड़ा है तो कम्युनिटी का उसमें बहुत योगदान है कि वो मरीज को क्या क्या हेल्प कर सकता है। उसमें कम्युनिटी में से वॉलंटियर्स खड़े होकर वो मरीज को काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जैसे उसको हॉस्पिटल ले जाना, या तो डॉक्टर को होम विजिट पे बुलाना, उसको दवाई देना, या तो उसका ड्रेसिंग भी करना, वो मरीज के परिवार को हेल्प करना, उसके छोटे मोटे काम कर देना, उसकी दवाई ला देना, ये सब वॉलंटियर्स का काम है। सो वॉलंटियर हैज गॉट अ वेरी बिग रोल टू प्ले, एंड टू हमारे पास एक वॉलंटियर की ट्रेनिंग के कोर्स भी है फॉर पैलिएटिव केयर। लेकिन ऐसे वॉलंटियर मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ऐसा एटीट्यूड नहीं है। सो दिस इज वेरी दिस थिंग। कोई व्यक्ति या एनजीओ व्यक्ति एज अ वॉलंटियर योगदान दे सकता है। जैसे यहाँ कई कॉलेज स्टूडेंट आते हैं हमारी प्रदर्शनी देखने, एनएसएस के भी स्टूडेंट आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप एज अ वॉलंटियर यहाँ आएंगे, वीक में 2 बार आइए 1-1 घंटे के लिए। वो आके एटलीस्ट मरीजों के साथ बात करें, उनको स्टोरी सुनाए, उनके साथ छोटा सा गेम खेले,
उनकी कोई भी एक्टिविटी, म्यूजिक सुनाए। हमारे पास एक दो वॉलंटियर ऐसे हैं, कभी कभी आके मरीजों को इकट्ठे करके गाना सुनाते हैं, वाह। गिटार प्ले करके Yes. वगैरह सब। फिर एनजीओ, हमारे साथ एनजीओ जुड़े हुए हैं जो मरीज के जो केयर गिवर है, फैमिली मेंबर है, उनके लिए खाना देते हैं। ओके आफ्टरनून लंच एंड इवनिंग डिनर, दोनों एक जैन ग्रुप है, एलर्ट ग्रुप एंड आदिनाथ ग्रुप। वो टिफिन भेजते हैं मरीजों की साथ रहने वाले लोगों के लिए। ओके फिर तो कई इस हाँ तरह के ग्रुप भी आ सकते या इस तरह कई एक एनजीओ है कि जो रेगुलर मेडिसिन जो है वो देते हैं, तो- काफी इस तरह हाँ। की रिक्वायरमेंट सब देते हैं। ओके ये बहुत ही हम्म, उम्मीद भी करते हैं और हम चाहेंगे भी हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स हम्म। जो सुन रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको इस काम में सपोर्ट करें। मैडम आपके इस कामों में बहुत सारे पेशेंट्स और उनके परिवार आए हैं, तो किसी पेशेंट्स या परिवार ने आपसे इंस्पिरेशन लिया हो, ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, एक इंस्पिरेशन लेकर गए? हाँ, ऐसा हुआ, बहुत कम हुआ, लेकिन जब तक वहाँ यहाँ रहे उन्होंने काफी योगदान दिया। कई परिवार के सदस्यों ने कि यहाँ रहे तो एज अ वॉलंटियर उन्होंने दूसरे मरीजों की भी हेल्प की। ओके। जैसे हमारे यहाँ एक आए थे पेशेंट, हम्म, उनका कोई नहीं था, तो उनका एक डिस्टेंस रिलेटिव भतीजा या वो यहाँ वासना में ही रहता है, तो उसने वॉलंटरीली आके वो मरीज के साथ रहना शुरू किया जी। और मरीज को सब ट्रीटमेंट वगैरह में हेल्प कर रहे थे। फिर उन्होंने हमारा काम देखकर प्रेरित होकर यहाँ के वॉलंटियर बन गए और नर्स के साथ दूसरे मरीजों के भी सेवा करने लगे, जैसे ड्रेसिंग में मदद करना, किसी को पानी ला कर देना, किसी को बाहर से कुछ खाना पीना चाहिए देना। कई मरीजों को GCRI जाना है टेस्ट के लिए, तो उनके साथ जाना, उनको जी। हेल्प करना, ये एज अ वॉलंटियर उन्होंने शुरू किया। यहाँ हम ऐसे मरीजों को भी रखते हैं जो पूरी जिंदगी अकेले रहे हैं, ओके उन्हें शादी नहीं की है, परिवार नहीं है, किसी आश्रम में रहे, मंदिर में रहे और उनको कैंसर हुआ है। अब क्या करेंगे? तो ऐसे मरीजों कैंसर में हॉस्पिटल में जब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको हम यहाँ एडमिट करते हैं और जीवन के अंत तक यहाँ रहते हैं। क्या ऐसा एक मरीज हमारे पास आया जो बचपन से रेलवे स्टेशन में बड़ा हुआ था और कुछ न छोटा मोटा काम करके अपना कर रहा था, उसको कैंसर हुआ। ही केम हियर, सो उसने देखा कि ये सब ऐसा है, तब जब आया तभी उसका स्वास्थ्य ठीक था कि चलता फिरता था, सब काम भी कर लेता था। ओके उसने एज अ वॉलंटियर नर्सिस के साथ काम करना शुरू किया। ओके हाँ, तो वो सबको हेल्प करता था, मरीजों की सेवा करता था और जब तक उसकी तबीयत ये हुई तब तक वो उसने ऐसा योगदान दिया। मैडम ये सपोर्ट कैसे कर सकते हैं और किन लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन लिया है, ये सारी बातें आपने बहुत डिटेल में रखी। ये कैंसर के रिगार्डिंग मिथ बहुत हैं, है ना, एक थोड़ा अलग क्वेश्चन जो Yes. मिथ के रिगार्डिंग है और वो यानी आम जनता के लिए बहुत बेनिफिट होगा मैडम कि वो ये जान जाएं कि एक्चुअली कई मिथ हैं। एक मिथ ये लोग समझते हैं, बल्कि मैं ये चाहूँगा आपसे कि आपका एक बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है इस फील्ड में, तो आप ज़्यादा बताएं कि जो बहुत ही डोमिनेंट मिथ क्या है। पेशेंट्स आपके पास आते रहते होंगे, जैसे मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं भाई मोबाइल बहुत यूज़ करने से उसके रेडिएशन से कैंसर होता है। फिर ये कैंसर जो है ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई क्योर नहीं है, लाइलाज है। फिर लोग ये समझते हैं कि कैंसर चेपी रोग है, इससे दूसरों को भी कैंसर हो जाता है। ये सारे अलग अलग मिथ हैं, या ये वाकई मिथ हैं या नहीं, ये भी आप ही ज़्यादा बेटर बता सकती हैं। तो वो डोमिनेंट मिथ कौन से हैं उसको बता दीजिए। कैंसर कैसे होता है, सबको ये लगता है कि कैंसर का कैसे होता है अभी तक जाना नहीं गया है। ये सब मीन्स के इस पे रिसर्च नहीं हुआ है और कैंसर कैसे होता है कोई नहीं जानता जी। लेकिन ये मिथ है, अभी सब जानते हैं। एक तो व्यसन से कैंसर होता है, ओके प्रदूषण से कैंसर होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से कैंसर होता है। सो ये एक्सेप्टेंस लोगों में कम है।
दूसरी मिथ है कि अगर कोई भी गांठ है कहीं भी, कोई ट्यूमर जैसा लग रहा है, जब तक दुखावा ना हो उनको ऐसा लगता है ये तो ठीक है, ठीक हो जाएगा जी। और कैंसर शुरुआत के तबक्के में पेन नहीं देता, ओके, उसमें दर्द नहीं होता। जी। तो जब तक दर्द नहीं होता पेशेंट डॉक्टर के पास आता नहीं है। ओके, ये दूसरा है। तीसरा, हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है बायोप्सी। किसी भी कैंसर को निदान करने के लिए कई सारे टेस्ट हैं, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और एक्सरे वगैरह जो भी, लेकिन बायोप्सी ये फाइनल निदान है। ओके, उस कैंसर की गांठ में से टुकड़ा लेकर उसको पैथोलॉजी में देखा जाए, उसकी जांच की जाए, ये बहुत जरूरी है। तभी हम स्टैंप लगाते हैं कि ये कैंसर है। ओके। दूसरा, बायोप्सी में और भी जांच होती है जिससे पता चलता है कौन से प्रकार का कैंसर है और उस पे कौन सी दवाई लागू पड़ेगी। सो ये बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग समझते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, तो ये समझ के बायोप्सी के लिए तैयार नहीं होते। ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग मिथ है हमारे लिए। और इसमें दर्दियों को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि जब कैंसर बढ़ जाता है, बहुत खराब सा वुंड दिखता है, उसमें कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं, तब तब मरीज सोचता है कि ये चेपी रोग है, मुझे भी लगेगा जी। या तो घर में छोटे बच्चे हैं, मैडम हम कैसे रहे। कई ऐसे मरीज किराए के मकान में रहते हैं, तो किराएदार उनको निकाल देते कि अभी आपको कैंसर हुआ, आप यहाँ न रहे, हमें भी लगेगा। तो ये चेपी रोग है ऐसा मानते हैं। ये भी एक बड़ी मिथ है। उसकी वजह से कैंसर के दर्दी को सोशल आइसोलेशन वगैरह सब हो जाता है। तो मैडम आपने एक अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर किया। आखिर में दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे। एक ये कि कैंसर के क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि आपने बहुत करीब से पेशेंट्स को देखा है, फैमिलीज को देखा है, और बहुत ही मतलब लास्ट स्टेज के जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी आपने देखा है। तो ये सब जगह आप बहुत करीब से रहेंगे। लोगों को ठीक होते भी देखा है, लोगों को तड़पते भी देखा है, और यहाँ तक के मौत तक का जो डेथ तक का सफर है, ये सब आपने देखा है। तो इससे एक बहुत कुछ इंसाइट्स यकीनन आपके अंदर होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक ये होगा कि इस पूरी जर्नी से कोई एक लेसन आपने जो लर्न किया है, जो सीखा है, लाइफ लेसन, मैं लाइफ लेसन की बात कर रहा हूँ, वो क्या है? ये सब पूरी जर्नी में एक तो हमने जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना सीखा है। ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है कि जीवन के साथ साथ उसके कई स्टेज है, कई अप्स एंड डाउन है, लेकिन मृत्यु भी एक वास्तविकता है। एंड वो जीवन का अविभाज्य अंग है, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। सो मृत्यु को बहुत आसानी से स्वीकृत करके, उसको जीवन के साथ ही जोड़ा रख के उसको आगे बढ़ना, ये वास्तविकता बहुत ही जल्दी दिल में उतर गई है, दिमाग में उतर गई है। सो ये वास्तविकता है। बहुत बड़ी वास्तविकता है मैडम। जो लोग इस वास्तविकता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, एक्चुअली वो जीवन को सही दिशा में जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन आपने हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को दिया है। कैंसर के रिगार्डिंग कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें व्यूअर्स को, आम जनता को, तो वो क्या होगा, वो रख दीजिए। मैं कहूंगी कि कैंसर किसी को नहीं होगा ये बताना मुश्किल है, ऐसे शक्य नहीं है। चाहे आप व्यसन न भी करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, फिर भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आपको कैंसर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट कैंसर का निदान बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 में शक्य है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैंसर का निदान बहुत ही जल्दी शक्य है, और अर्ली स्टेज में अगर निदान हुआ तो 95% कैंसर इज क्योरेबल, जिससे आप उगर सकते हो और कैंसर के सामने लड़ाई जीत सकते हो। The last but not least, कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को आपका क्या संदेश होगा हमारे इस इंटरेक्शन के माध्यम से, वो आप रख दीजिए।
कैंसर और उनकी फैमिली को ये होगा संदेश मेरा कि जब कैंसर का पता चले तब आप एक योग्य संस्था में जाके उसका इलाज कराएं। कैंसर की संस्था में जैसे ही कुछ गांठ वगैरह दिखाई दे तो इधर उधर भटकने से प्रॉपर डॉक्टर, योग्य डॉक्टर को दिखाया जाए और उनके गाइडलाइन के मुताबिक दर्दी का उपचार चालू रखे। फिर उसमें भटके नहीं। कोई कहेगा कि नहीं ये आयुर्वेदिक वाला है या तो ये डॉक्टर अच्छा है इसके पास जाओ, कोई आपके दिमाग में डालेगा कि कीमोथेरेपी से ये होगा, नहीं लेनी चाहिए, शेक नहीं लेना चाहिए, ये सब में मत भटकिए। योग्य डॉक्टर आपको योग्य सलाह ही देंगे और उसको फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ कैंसर वाले दर्दियों के लिए हर एक कैंसर की हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर, राहतदायी सेवाएं उपलब्ध है। उसका हमेशा उपयोग करें और अच्छा मार्गदर्शन, काउंसलिंग और गाइडेंस में लीजिए। दैट इज माय मैसेज फॉर ऑल फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, हमें अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और बेहतरीन इंसाइट्स आपने रखे हैं। आई होप और हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स और हमारी ऑडियंस इस पूरे इंटरव्यू को बहुत ही इमोशनली और बहुत ही रैशनली दोनों तरीके से इसको वो सुनेगी और इस सुनने के बाद ये हमारा आज का जो इंटरव्यू है ये गुजरात में हमारी सोसाइटी में कैंसर के अगेंस्ट लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा और कैंसर अवेयरनेस लोगों के अंदर हमारे इस इंटरव्यू के जरिए पैदा होगी। साथ ही आपका ये सेंटर जिसने एक ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ही मार्वेलस एक्टिविटीज़ आपने बताई हैं, इसको भी जो है हम ये ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ये इसका काम और आगे बढ़े और इसको अच्छा पब्लिक सपोर्ट हासिल हो। ये इन बातों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।